Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 4 of Block 3 MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. I have divided this unit into two parts, pink highlighted portion and blue highlighted portion. This is the part 1. So we are going to complete this pink portion. So unit's name is प्रोग्राम इवैल्यूएशन प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें हमें प्रोग्राम्स का इवैल्यूएशन भी करना होता है कि जो भी प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे है, क्या सही से वो प्रोग्राम ने वर्क किया, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अकम्प्लिशमेंट के लिए उसका कोई अच्छा बढ़िया योगदान रहा या ऐसे ही रैंडम बस हमने प्रोग्राम कहने के लिए कर दिया। तो प्रोग्राम इवैल्यूएशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। जब हम प्रोग्राम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो ये एक सिस्टमैटिक मेथड होता है जहां पे हम जो डाटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे हमें ये पता चलता है कि वो जो गैप्स थे जिसकी वजह से हमने वो प्रोग्राम करना शुरू किया था वो हमने फुलफिल किए हैं या नहीं किए हैं, या गैप्स अभी भी उतने के उतने ही हैं। सो ये फोकस करता है कितना इफेक्टिव था प्रोग्राम और उसकी एफिशिएंसी कितनी थी। अगेन अगर हम प्राइवेट सेक्टर देखें या पब्लिक सेक्टर देखें, उसके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं यानी जिन्होंने इस प्रोग्राम को करने के लिए अपने फंडिंग की है किसी तरह की या उनका कुछ इंटरेस्ट है इस प्रोग्राम को करने में, वो जो स्टेक होल्डर्स है उनके बारे में भी वो हमेशा इन्वॉल्व होते ही है इन प्रोग्राम्स में, या तो वो फंडिंग कर रहे होते हैं इसीलिए, या उनका कुछ और इम्प्लीमेंटेशन में रोल होता है, या वो उस प्रोग्राम को करने के लिए किसी और वजह से इंटरेस्टेड थे। ये हम देखते हैं। नाउ यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट बताया है प्रोग्राम इवैल्यूएशन का। जो पैटर्न थे उन्होंने बताया कि ये सिस्टमैटिक कलेक्शन का प्रोसेस है जहाँ पे किस चीज़ का कलेक्शन करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। किसके बारे में? एक्टिविटीज़ के बारे में। तो पैटर्न ने कहा कि ये एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, एक्टिविटीज के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है प्रोग्राम की, प्रोग्राम का आउटकम क्या था, उस सब के बारे में। तो आउटकम, कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्टिविटीज जो प्रोग्राम में रन की गई उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो जहाँ पे हमें ये जजमेंट करने में हेल्प मिलती है कि जो प्रोग्राम था वो कितना इफेक्टिव था, उसने कितना इम्प्रूवमेंट लाया जिस वजह से हमने वो प्रोग्राम रन किया था, और आगे फर्दर हम डिसीजंस क्या लेंगे उसमें भी ये हेल्प करता है इवैल्यूएशन। एक और जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि ये जो इवैल्यूएटिव प्रोसेस है जहाँ पे हम इंक्वायरी करते हैं ऑनगोइंग प्रोसेस की, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज थे, क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज, उस पे ये कितना बेनिफिशियल रहा प्रोग्राम, उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। नाउ एक और डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन इन्होंने बताई है कि अगर हम सिस्टमेटिकली इंफॉर्मेशन को एसेस करें जो हमें प्रोग्राम से रिलेटेड मिली है और वो जो इंफॉर्मेशन हमने एक्वायर किया और उसको एसेस करते हैं, और अगर उससे हमें जो फीडबैक मिलता है वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है, तो मतलब वो प्रोग्राम सक्सेसफुल है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन हमारा सही डायरेक्शन में हुआ है। सो गोल ऑफ प्रोग्राम इवैल्यूएशन क्या होता है? यूजफुल फीडबैक देना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, फिर कंटिन्यूस एक और चीज़ है इसकी प्रॉपर्टी में कि ये ना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम टू टाइम आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसको इफेक्टिवली अगर आपको रन करना है तो हम इसको पता लगा सकते हैं कि कैसी प्रोग्रेस हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में और कितना सही से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, यानी उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। जब हम ये चेक करेंगे प्रोग्रेस, तभी हमें ये भी पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम कि वो कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन। अगेन ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है वो कंपेयर भी करता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का और जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं उन दोनों को कंपेयर करके भी दे देता है, और हम इससे एनालाइज कर पाते हैं कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं। हो सकता है प्रोग्राम के अपने ऑर्गेनाइजेशन के दो ऑब्जेक्टिव हो तो उन दोनों के बीच में भी कंपैरिजन कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। अगेन जनरल
जो इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको भी ये कंपेयर करके दे सकता है। तो ओवरऑल हम एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इसकी हेल्प से। मैनेजर्स को एफिशिएंटली कैसे वर्क करना है, इफेक्टिवली कैसे ऑपरेशंस करने हैं, उसमें भी ये हेल्प करता है। देन रिलायबल इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए तो ये बहुत यूजफुल होती है प्लानिंग के लिए। फ्यूचर के लिए हम प्लान कर सकते हैं कि कैसे प्रोग्राम्स कम काम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। देन हम प्रायोरिटीज स्टैब्लिश कर सकते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं उसके बेसिस पे। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशनल लेवल के बारे में भी हमें पता चल सकता है। सो कॉन्फ्लिक्ट डिस एग्रीमेंट जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको भी एसेस करने में ये प्रोग्राम इवैल्यूएशन में हेल्प मिल जाती है। देन ये ऑर्गेनाइजेशन को अगर रीबिल्ड करने की बात आई तो भी हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। सो हम उसका वर्क को एसेस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। हम एग्जामिन कर सकते हैं कि क्या काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्या काम नहीं कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं और उसको कैसे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल कैसे बना सकते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को भी पता लगा सकते हैं। देन कुछ इंटरवेंशंस हम प्लान कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्लान कर सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है, सो दैट लर्निंग हो सके और ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को हम बांट सके एम्प्लॉयज़ में। सो इस तरह से भी ये हेल्प करता है। देन इवैल्यूएशन अगर क्लियर पर्पस हो ना हो तो उसके बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है उसमें एक एम होना, एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है कि हम वो क्यों करना चाहते हैं इवैल्यूएशन। तो अगर इवैल्यूएशन में सपोज पर्पस नहीं है तो क्या होगा, हम एमलेसली कुछ भी कलेक्ट करके आएंगे, कोई भी फाइंडिंग्स हम निकाल के लाएंगे और उसका कोई रेलिवेंस नहीं रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो इसीलिए हमें अप्रोप्रिएटनेस चेक करना बहुत ज़रूरी है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या था और वो जो कोर्स हमने चलाया या प्रोग्राम जो चलाया उसकी जो लेंथ थी वो सही थी या हमने ज़्यादा लंबा कर दिया या हमने बहुत छोटा कर दिया। देन उसका ओवरऑल प्रोग्राम का इम्पैक्ट क्या आया उसको भी हम एसेस कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस नीड्स जो हैं उसके बारे में भी हमें पता चल जाता है कि किस तरह की डिज़ाइन काम करेगी, किस तरह की नहीं करेगी। जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन मैनेजर्स होते हैं और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो कंटिन्यूसली अवेयर होते हैं अपनी अचीवमेंट के बारे में और ऑब्जेक्टिव के बारे में। अगर उनको इस तरह के प्रोग्राम्स उनके साथ चलाए जा सके और ये प्रोग्राम इवैल्यूएशन जो होता है वो हमें हेल्प भी करता है इसको आइडेंटिफाई करने में कि वो कितने अवेयर है एम्प्लॉयज़। एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और जो थ्रेट्स है, इंटरनल स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ये वाली चीज़ें भी हमें पता चल जाती हैं जब हम इस तरह से मॉनिटर करते रहते हैं कंटिन्यूसली स्ट्रेटजीज़ को भी और जो बाकी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। नाउ मेजर स्ट्रैटेजीज यूज्ड इन प्रोग्राम इवैल्यूएशन। प्रोग्राम इवैल्यूएशन के लिए हम कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं वो हम देखेंगे। पहली है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स जो होते हैं ये स्ट्रैटेजी ज़्यादातर सोशल साइंसेज में यूज होती है और इसमें हम ये देखते हैं कि डिज़ायरेबिलिटी ऑफ इम्पार्शियलिटी कितनी है, देन एक्यूरेसी कितनी है, ऑब्जेक्टिविटी कितनी है और इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी के बारे में भी हम इसमें एनालाइज करते हैं कि जो हमें प्रोग्राम इवैल्यूएशन से मिली है वो कितनी सही है इंफॉर्मेशन। ये साइंटिफिक होती है नेचर में और इसका मेन फोकस यही होता है कि हम ऑब्जेक्टिविटी को चेक करते हैं कि वो जो प्रोग्राम रन किया था उसकी ऑब्जेक्टिविटी जो थी उसको अचीव किया गया है कि नहीं किया गया है, और ये सिस्टमैटिक अप्रोच है। सेकंड जो मॉडल इसी के बेसिस पे है जहाँ जिससे हम ये पता कर सकते हैं इवैल्यूएशन, प्रोग्राम इवैल्यूएशन का जो मॉडल है या स्ट्रेटेजी है वो है मैनेजमेंट ओरिएंटेड सिस्टम्स मॉडल्स। सो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है और इसकी स्टडी में हम ये देखते हैं जो मैनेजमेंट ग्रुप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में, जैसे कि कंट्रोलिंग, मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग वर्क, इन सारी चीज़ों को हम इवेलुएट करते हैं। सो ये गैप्स अगर कुछ होगा तो उसको इवेलुएट करके दे देता है। थर्ड जो मॉडल है वो है क्वालिटेटिव मॉडल, मतलब कि अगेन नाम से पता चल रहा है क्वालिटी, फिनोमिनोलॉजिकल क्वालिटी जो प्रोग्राम की थी वो थी या नहीं थी, वो जो प्रोग्राम जिस इंटेंशन से चलाया गया था वो अपनी क्वालिटी सस्टेन कर पाया कि नहीं कर पाया, उसको हम एनालाइज करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन के मेथड से की जाती है और सब्जेक्टिव ह्यूमन इंटरप्रिटेशन से
ही हमारे को इसका आंसर मिलता है। यानी कि ऑब्जर्वेशन तो एक सब्जेक्टिव टर्म है ना, कोई एक इंसान देख रहा है उसको कुछ और दिख रहा है, दूसरे को देख रहा है, दूसरा देख रहा है तो उसको कुछ और दिख रहा है प्रोग्राम में। तो ये इसीलिए सब्जेक्ट ह्यूमन इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे होती है इसकी जो भी वैल्यू आती है। फोर्थ जो मॉडल बताया वो है पार्टिसिपेंट ओरिएंटेड मॉडल्स, यानी कि हम जो पार्टिसिपेंट्स थे जो उनसे हम इंटरेक्ट करते हैं और उनसे और जो क्लाइंट्स होते हैं या फिर जिन्होंने ये प्रोग्राम को यूज़ किया उनसे हम पूछते हैं कि उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा ये प्रोग्राम। सो ये मॉडल्स है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, कौन कौन से टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन है और किस बेसिस पे हम ये इवेल्युएशन सिलेक्ट करते हैं। सो मेनली ये डिपेंड करता है कि डिमांड क्या थी, क्यों प्रॉब्लम क्या थी, किस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि वो प्रोग्राम रन करेगा। सो उस प्रोग्राम को उसी बेसिस पर हम इवेल्युएट भी करते हैं। सो पहला जो इवेल्युएशन होता है उसको फॉर्मेटिव इवेल्युएशन बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है फॉर्मेशन, किस तरह का जो इवेल्युएशन कर रहे हैं वो जो प्रोग्राम था वो पूरा का पूरा किस तरह का बना हुआ है उसको हम इसमें इवेल्युएट करते हैं। सो ये जो इवेल्युएशन प्रोसेस है ये इम्प्रूव करता है उस सिचुएशन को जहाँ पे हम प्रोग्राम को किस तरह से डिलीवर किया, उसकी क्वालिटी क्या थी जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट उसमें क्या है उसको हम एसेस करते हैं इस इवेल्युएशन में। सो इस जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि ये इंश्योर करता है कि जो प्रोग्राम बना है वो सही से बना है कि नहीं बना है, वैसा डेवलप हुआ है जैसा हमें चाहिए या नहीं। सो मेथड जैसे कि स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन, नीड असेसमेंट, कोलैबोरेटिव ग्रुप प्रोसेस, ये वाले यूज किए जाते हैं इसमें। सो हमें क्योंकि प्रोग्राम का फॉर्मेशन पे वर्क करना है तो स्टेक होल्डर्स की एडवाइस हमें लेनी पड़ेगी। फिर जो ज़रूरत है हमें जिसके लिए हम बनाना चाहते हैं, जो नीड थी बनाने की, उसको भी हमें समझना होगा, तभी हम जाके सही से बना सकते हैं उस पूरे प्रोग्राम को। सो इसीलिए इन सब चीज़ों इन सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। सो ये इस मेथड में ये चीज़ें यूज़ होती है। अगेन ये फैसिलिटेट भी करता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो है ये फैसिलिटेट भी करता है ग्रुप डिस्कशन स्टेक होल्डर्स के बीच में। देन इंटरव्यू हम ले सकते हैं स्टेक होल्डर्स का प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। देन हम जो रिपोर्टिंग है वो भी हम बता सकते हैं, डाल सकते हैं, इसमें ये बता सकते हैं रिपोर्टिंग में कि कैसा पूरा प्रोग्राम डेवलप किया गया था और क्या वो नीड जो थी जिसके लिए ये प्रोग्राम बना था उसको फुलफिल करता है कि नहीं करता है, और ये कितनी ज़रूरत थी इस प्रोग्राम की ये भी हम इसमें डाल सकते हैं, और क्या आगे की नीड को पूरा करने के लिए हम इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंदर आ जाती है। सेकंड जो इवेल्युएशन है वो है इम्प्लीमेंटेशन इवेल्युएशन, यानी कि फिडेलिटी ऑफ द प्रोग्राम क्या है कि वो मॉनिटर करता है कितना इफेक्टिवली इस प्रोग्राम को डिलीवर किया गया। नाम से पता चल रहा है इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ उसको ये एनालाइज करता है। जो ये रिव्यू करके बताता है टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स जो बनाए गए हैं और इंटरवेंशन कौन सी यूज़ की गई थी इस प्रोग्राम में, और इसको डाटा कलेक्ट करके मॉनिटर किया जा सकता है। यानी जो बाकी लोग जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे थे उनसे भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि भाई उनको कैसा समझ में आया, कि सही से इम्प्लीमेंट हुआ क्या, उनको ये चीज़ें जो डिलीवर की गई वो उसी तरह से होना था या उनको लगता है कि दूसरे तरीके से और बेटर हो सकता था। एंड देन खुद भी मॉनिटर किया जा सकता है इसको जब ये डिलीवर हो रहा होता है। थर्ड जो कैटेगरी है वो सम्मेटिव इवैल्यूएशन है। सम्मेटिव मतलब होता है ओवरऑल, यानी कि ये एग्जामिन करेगा आउटकम जो कुछ सिचुएशन में इसके इफेक्ट्स क्या आए कुछ सिचुएशन में, उसको हम एग्जामिन करते हैं। सो इसमें ये पूरा डिस्क्राइब करेगा, ये जो इवैल्यूएशन है डिस्क्राइब करेगा कि क्या होता है जब हम प्रोग्राम को डिलीवर करते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर आउटकम कैसे आया, आउटकम को हम एसेस कर सकते हैं। हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कॉजल फैक्टर्स के ऊपर, मतलब जिसकी वजह से हमने ये प्रोग्राम किया था, जो हमारी नीड थी, क्या नीड फुलफिल हुई इसको करने से, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। सो डिलीवरी से लेके आउटकम से लेके जो नीड जहाँ से शुरुआत हुई थी उन सबको हम चेक करते हैं इसमें, और इमीडिएट जो टारगेट आउटकम्स है उसको भी हम एवेलुएट करते हैं इसके थ्रू। रिलेटिव कॉस्ट जो है उसको भी हम
चेक कर सकते हैं। अगेन इसमें फिर इसको भी कैटेगराइज किया गया है कि हम इसको सब कैटेगरीज में भी इवेलुएट कर सकते हैं, जैसे आउटकम इवेलुएशन, जो आउटकम क्या आया है, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, टारगेटेड आउटकम क्या होगा, वो आया कि नहीं आया जो हम आउटकम चाह रहे थे, वो हम इवेलुएट करते हैं इसमें। फिर हम इम्पैक्ट इवेलुएशन करते हैं, यानी ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, जो इंटेंडेड था और जो अनइंटेंडेड था, दोनों तरह का। हमारी एक तो इंटेंशनली हम प्रोग्राम कर रहे थे क्योंकि हमें कुछ आउटकम चाहिए था, और कुछ हमने विदाउट हमने काम किया लेकिन अनइंटेंडेड भी कुछ हमें रिजल्ट मिले, उसको भी हम करते हैं। देन थर्ड हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट के बारे में देखेंगे कि हमें कितना खर्चा किया और कितना हमें बेनिफिट हुआ उससे, या सिर्फ खर्चा ही खर्चा हुआ, उसको हम एनालाइज करते हैं। देन सेकेंडरी एनालिसिस भी होता है, यानी कि री एग्जामिन करते हैं एग्जिस्टिंग डाटा को, फिर से ये न्यू क्वेश्चंस अराइज होंगे उस डाटा को एग्जामिन करते हुए, उसके हम न्यू मेथड्स ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन अराइज हुए हैं, अब इसको कौन से नए तरीके से हम इसको फिर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन मेटा एनालिसिस होता है, यानी कि जितने भी आउटकम्स आए हैं उनका इंटीग्रेशन, एस्टीमेट लगाएंगे, मल्टीपल स्टडीज करेंगे इसके ऊपर, फिर हम ओवरऑल जजमेंट पे आएंगे पूरे इवैल्यूएशन के कि हमने जितने सवाल हमारे दिमाग में इस प्रोग्राम के ऊपर उठ रहे हैं, क्या वो सारे सबके जवाब मिल गए हमें, या अभी भी कुछ अधूरी चीज़ें रह गई, उसके ऊपर हम मेटा एनालिसिस में वर्क करते हैं। सो ओवरऑल इवैल्यूएशन का इम्पैक्ट यही होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन उस जो हमने उस इवैल्यूएशन से जो हमने परसीव किया ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट में वो क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमने प्रोग्राम क्यों रन किया था, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट हमें बढ़ाना था। अब ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट बढ़ा क्या, वो सारी चीज़ें हम इससे पता लगा सकते हैं। Now coming to last topic of today's video, stages in program evaluation. So वैसे तो बहुत सारी stages हो सकती है program evaluation की, लेकिन हम ये उस पर डिपेंड करता है कि आपने डाटा कहाँ से ड्राइव किया है और आपका मेन एम क्या है evaluation का। So जैसे हम क्या कर सकते हैं, जो डाटा हमें ड्राइव हुआ है वो अगर प्लान प्रायोरिटीज पुलिसिंग प्लान प्रायोरिटीज से हुआ है, या ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस गैप आइडेंटिफिकेशन से हुआ है, मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उस प्रोग्राम का और जो हमें मिला है उन दोनों के बीच में कितना गैप रहा, वो हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। जॉब प्रोफाइल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग डिज़ाइन, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ये सारे चीज़ें स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जितने भी मैंने रीड किए हैं ये सारे स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी इवैल्यूएशन के, मतलब जो भी इवैल्यूएशन स्टार्ट करना है हम इनको एम बना के कर सकते हैं। एंड देन हम इनके बेसिस पे हमें बहुत सारे डाटा मिलेगा जो गाइड करेगा कि आगे हमें कैसे पूरे प्रोसेस को अंजाम तक ले जाना है। बट बेसिकली जितने भी प्रोग्राम इवैल्यूएशन हो उसमें 4 बेसिक स्टेजेस होते ही होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। नंबर 1 होता है नीड। हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है किसी भी प्रोग्राम इवैल्यूएशन को स्टार्ट करने से पहले, पर्पस क्या है हमारे प्रोग्राम इवैल्यूएशन का, हम क्यों करना चाहते हैं और क्या इम्पैक्ट होगा इस इवैल्यूएशन को करने के बाद, हमें आउटकम क्या मिलेगा प्रोग्राम का इम्पैक्ट क्या हुआ। ये सारी चीज़ें भी हम पर्पस में ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश, मतलब लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि टू डू लिस्ट क्या है। नीड में जब हमने पर्पस डिसाइड किया प्रोग्राम इवैल्यूएशन का, तो हम उसमें ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो प्रोग्राम के ऊपर हम इवैल्यूएशन करना चाहते हैं उसका आउटकम क्या रहा, उसका इम्पैक्ट क्या आया, और फोकस ग्रुप कौन है, स्टेक होल्डर्स कौन है इस प्रोग्राम में, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी थी, टाइम पीरियड कितना लगा इस प्रोग्राम को पूरा करने में। तो ये सारी चीज़ें नीड के ही अंदर आ जाती हैं। नाउ प्लानिंग, जब हम प्लान करते हैं तो प्लानिंग के स्टेज में हम ऑब्जेक्टिव को तो पता लगाते ही है, हम ये भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और इवेलुएट करते हैं कि प्लानिंग करते टाइम क्या क्या लूप होल्स थे। हम लूप होल्स को आइडेंटिफाई करते हैं प्लानिंग प्रोसेस में, क्या हमने जो प्लान किया है इवैल्यूएशन में क्या वहाँ पे कुछ और गड़बड़ तो नहीं, हम कुछ स्टेप मिस तो नहीं कर रहे हैं जो हमें प्लानिंग में डालना है, वो हम इसमें चेक कर लेते हैं। नाउ कलेक्शन ऑफ डाटा इज द थर्ड स्टेप। ये जब हमने मॉडल डिसाइड कर लिया, हमें ये भी पता चल गया हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, तो अब इस स्टेज में सुटेबल मॉडल या मेथड हमें ढूंढना पड़ता है जो हम सिलेक्ट करेंगे डाटा कलेक्शन के लिए। वो मेथड्स डिपेंड करता है किस पे, अपना बजट कितना है, टाइम पीरियड हमारे पास कितना रहेगा और ऑब्जेक्टिव क्या था अपने इवैल्यूएशन का। इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि हम डाटा किस तरह से कलेक्ट करेंगे। फोर्थ इज फाइनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट। जब हमने डाटा भी कलेक्ट कर लिया, अब
और ऊपर की तीनों स्टेज से हम गुजर चुके हैं। अब हमारे पास डाटा भी सफिशिएंट आ चुका है। अब हम उस डाटा को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें हम ये लिखेंगे कि भाई ये जो प्रोग्राम के बारे में हमने जो हमारा एम था प्रोग्राम का वो एकम्प्लिश कर पाए कि नहीं कर पाए, जितना टाइम लगा उतना ही लगना था या कम लगना था या ज़्यादा लग गया, वटेवर, और जितना भी पैसा लगा है वो कम हमने स्पेंड किया या हमसे ज़्यादा स्पेंड हो गया, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। जब हमने ये सारी चीज़ें रिपोर्ट बना ली तब हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी होगी जिसको हमें सबमिशन करना है उसको हम फिर इसके बारे में सारा कुछ डिटेल सबमिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 4 ब्लॉक 3 MPCE 033। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा। सेल्फ स्टडीज मस्ट एक बार खुद रीड जरूर करना। ये ओवरव्यू है या रिवीजन के लिए यूज किए जा सकते हैं वीडियो। Thanks for watching and do not forget to subscribe, like, share and press the notification bell. Take care of yourself. Bye bye.